लिवर आपके बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। ऑफ द बॉडी। केबीसी में भी पूछ सकते हैं, पूछा भी था एक बार, जो कि थोड़ा लाल और ब्राउन सा होता है, विच इज रेडिश ब्राउन इन कलर। अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें कि ये लिवर आखिर होता कहां पे है, एग्जैक्ट पोजीशन बताने की, तो लिवर की पोजीशन जब लेंगे, इट लाइज एट अपर राइट साइड, आपके सीधे हाथ की तरफ। अपर राइट साइड। लेफ्ट में स्प्लीन होती है, ऑफ द एब्डोमेन। या एब्डोमिनल केविटी, जो आपका स्टमक वगैरह सारी बॉडी जिसमें अंदर बॉडी पार्ट अंदर होते हैं, वो एब्डोमिनल कैविटी होती है। और ये जस्ट बिलो द डायफ्राम होता है, इसके ऊपर डायफ्राम है। डायफ्राम। डायफ्राम बहुत इंपॉर्टेंट एक मस्कुलेचर है, बहुत सारे फंक्शन तो नहीं लेकिन किसी से कम भी नहीं है। आपकी बॉडी की जो एब्डोमिनल कैविटी है दो हिस्सों में बांट देता है, ऊपर वाली थोरैक्स, नीचे वाली आपकी जो गैस्ट्रिक कैविटी है वो वाली हिस्सा आ जाता है। ठीक है, तो ये लिवर की पोजीशन के बारे में बात। अब ये डायफ्राम से चिपका कैसे रहता है? पीएमटी में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके द्वारा ये डायफ्राम से चिपका रहता है लिवर। मैं हैश डाल के लिख रहा हूं इंपॉर्टेंस देखते हुए। इट इज अटैच्ड टू डायफ्राम बाय सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा ये डायफ्राम से चिपका रहता है। डायग्राम से समझा दूंगा अभी आपको 2 मिनट में। और बच्चों, इसका वजन कितना होता है? इट जनरली वेट कितना, 1.4 से 1.8 kg। लीटर मत लिख देना। इन मेल, आदमियों में लगभग 1.5 पौने 2 किलो का होता है, और जो गर्ल्स जो फीमेल हैं उसमें 1.5 किलो से कम का ही रहता है, 1.2 से 1.4 kg इन फीमेल। छोटा लिवर है फीमेल्स का, ज्यादा परेशानी नहीं होती। मेल का बड़ा लिवर है, ठीक है, तो उनको इनमें समस्याएं भी हो जाती हैं थोड़ी बहुत। ठीक है, मेल अपनी बॉडी के पार्ट थोड़े थोड़े बड़ा रखता है, इसलिए जो मूवी वगैरह भी बन जाती हैं, बड़ा जिगर वाला, कभी भी बड़ी जिगर वाली नहीं बनती मूवी। अरे भाई जने क्यों ऐसा कर रखा है? लेकिन
ये जो बड़ा होना इन ऑर्गन्स का थोड़ा कभी कभी नुकसानदायक भी हो जाता है बच्चों। अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूं। आपने ये तो जान लिया कि ये चिपका किस चीज से होगा, और उसका नाम था सस्पेंसरी लिगामेंट, और आपने इसका वजन भी जान लिया। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑल द कंसेप्ट्स आर क्लियर ना? प्लीज। Yes, sir. ओके, ग्रेट। तो सबसे पहले मैं आपके सामने लिवर का एक सुंदर सा डायग्राम बनाने जा रहा हूं, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का है। अब मुझे वो रेडिश ब्राउन कलर कहां से खोज के लाना है? मिल गया, मिल गया, नहीं मिला, मैं रेडिश रेडिश ले देता हूं। ठीक है, ऐसा ही ले लेता हूं। ये लिवर, इसके दो लोब होते हैं, यानी दो हिस्सों का होता है, ऐसे। और मैंने पहले ही कह दिया है कि ये डायफ्राम से मिला हुआ होता है। ऊपर ये है डायफ्राम, मैं ऊपर डायफ्राम बना रहा हूं। डायफ्राम से ये लिवर किस चीज के द्वारा कनेक्ट रहेगा, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। ये लिगामेंट्स हैं। कौन सा लिगामेंट है ये? सस्पेंसरी लिगामेंट। ये लिगामेंट ये दो लोब के बीच में भी है। ये लिगामेंट्स हैं। ये लेफ्ट साइड है तो ये लेफ्ट लोब है, ये राइट साइड है तो ये राइट लोब है। अब इस जगह पर ही मैं इंटेस्टाइन का पार्ट शो करूंगा। स्मॉल इंटेस्टाइन यहीं से आ रही होगी, निकली हुई। ऐसे करके मैं डॉटेड दिखा दे रहा हूं। अभी ज्यादा सही नहीं लगा मुझे ये डायग्राम, दोबारा कर दे रहा हूं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके पीछे जा रही है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो शी शेप पार्ट है, क्या कहते हैं इसे? डिओडेनम। Duodenum. ये तो आपको बहुत ढंग से मालूम था, डिओडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पैनक्रियाज रहता है, ये वाली बात भी आपको पता थी। ये पैनक्रियाज है जिसमें आपका इंसुलिन बनता है। ये पैनक्रियाज की टेल है, ये पैनक्रियाज की बॉडी है, ये पैनक्रियाज का हेड है, Head. और ये पूरे हिस्से को हमने पैनक्रियास कहा। अब ये पैनक्रियाज इसमें अंदर खुल गया है। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट सी हमारे पास होती है, जिसका नाम है गॉल ब्लैडर, जो लिवर के अंदर ही फिट रहता है बीच में। गॉल ब्लैडर से पतली सी नली निकल रही है एक, इसका नाम मैं गॉल ब्लैडर रख रहा हूं।
जिसमें आपका बाइल जूस बना करता है, ये गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकल रही है उसका नाम है सिस्टिक कॉमन बाइल डक्ट। नहीं नहीं, देखते रहो, ये पहली वाली डक्ट जो है सिस्टिक डक्ट। अब ये सिस्टिक डक्ट जो है, लिवर से भी बहुत सारी डक्ट्स निकल रही होती हैं, जिनको हम हेपेटिक डक्ट कह देते हैं। तो क्योंकि लिवर ही तो सीक्रेट करता है सब कुछ, तो वो मैं लिवर वाली डक्ट को दिखा रहा हूं। अब ये लिवर की डक्ट है, ये यहाँ पे बाइफरकेट हो गई, बहुत सारे हिस्सों में चली जाएगी। दूसरे वाले लोब में भी जा रही होगी। डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं ना अभी तक? ये डक्ट है, और यहां से होके ये नीचे इंटेस्टाइन में आके खुलेगी ऐसे, यहाँ ऐसे, ये कॉमन हो गई अब एक। तो ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है, हेपेटिक लिवर को कहते हैं। तो इधर जो मैंने बनाई होगी ये वाली कौन सी होगी? राइट हेपेटिक डक्ट। इज दैट क्लियर? ये सारी यस डक्ट सर। अब, हाँ जी, अब ये सारी डक्ट लिवर में, ये पूरे हिस्से में बाइल बनना है, पूरे हिस्से में बाइल बनना है, इस पूरे, ये डक्ट के द्वारा इसमें इकट्ठा होने के लिए इसके अंदर आ रहा है बाइल जूस। ठीक है, तो सारी डक्ट हेपेटिक डक्ट मिलके कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाएगी। ठीक है, जो इसमें आके मिल जाएगी। तो ये वाली जो है ये कॉमन हेपेटिक डक्ट है। कॉमन हेपेटिक डक्ट है ये। अब बाइल जब इसमें से होके नीचे आ जा रहा है तो वो कॉमन बाइल डक्ट हो जाएगी। सिस्टिक भी मिल गई ना अब उसमें। ठीक है, अब क्या होता है, आपको यहाँ पे जो फूला फूला हिस्सा पैनक्रियाज में मैंने दिखाया है, जहां लिवर भी मिल रहा है, और देखो ये देखो दो नलियां आपस में मिल गई, ऊपर की हेपेटिक और नीचे पैनक्रियाज की। तो इसको हम कहेंगे हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और ये जो फूला हुआ हिस्सा है ये वाला, ये इसका एम्पुला नाम है, वोटरी। हाँ, एम्पुला ऑफ वेटर। ये होटल में खाना देने वाला वेटर नहीं है, फूले हुए हिस्से को वेटर कहते हैं। और ये जो डक्ट आ रही है ये वाली, ये हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो, हिपैटो मतलब लिवर, पैनक्रियाटिक मतलब पैनक्रियाज से निकली हुई डक्ट। ठीक है भाई, अब क्या बचा? अब इसमें जो यहाँ पे, ऐसे मैं दूसरे रंग से दिखा रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो। ये मसल है, ये स्फिंक्टर मसल है, इसको कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। आप ये नहीं कहना कि स्फिंक्टर ऑफ मारुति क्यों नहीं कहते। ठीक है, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, इसका मतलब है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, ये वो दरवाजा है जो इसमें से होके एंट्री करने देगा ड्यूडेनम के अंदर किसी भी जूस को। ड्यूडेनम में कौन कौन से जूस आ जाएंगे? ड्यूडेनम में जूस आ जाएंगे, बाइल जूस आ जाएगा, और पैनक्रियाज से निकला हुआ पैनक्रियाटिक जूस आ जाएगा। ये डायग्राम आपके सामने क्लियर हो गया। इज दैट क्लियर, दिस डायग्राम? यस सर। यस सर। नाउ अब हम इसके बारे में जिक्र शुरू करते हैं बच्चों।
डायग्राम आराम से आप बैठ के बनाएं। आप पहले आप मुझे आगे थोड़े पॉइंट बताने दीजिए, टाइम ही तो ओवर हो जाएगा। लिवर जो है हमारा इज डिवाइडेड इनटू टू मेन लोब, दो हिस्सों में बटा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था, इनटू टू मेन लोब, दैट इज राइट एंड लेफ्ट लोब, दैट इज राइट एंड लेफ्ट लोब। बाय द, जो उनके बीच में जो लिगामेंट है, लिवर के बीच में भी तो लिगामेंट है, ये रहा, ये वाला फाल्सीपैरम, FALCIPERUM, फाल्सीपैरम लिगामेंट, वो था सस्पेंसरी दूसरा। बाई फाल्सीपैरम लिगामेंट, ये नाम याद रखने चाहिए, जितने ज्यादा वायलों के नाम याद रखोगे अच्छा रहेंगे। अगर तुम्हें याद नहीं हो रहे, अपने किसी दोस्त का नाम सस्पेंसरी रख दो, किसी का फाल्सीपैरम, किसी का सिस्टिक डक्ट रख दो, किसी मास्टर का नाम लिवर रख दो, किसी मास्टर नहीं टीचर, मैं नहीं कह रहा भाई, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे आएगा तो फिर बाकी के लड़ पड़ेंगे, तुम सिखाते हो जी हमारे नाम रखना, ठीक है, लेकिन रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। और ये वाली बात जरूर ध्यान रखना, हेपेटिक का मतलब लिवर होता है, बात समझ में आ गई। तो फाल्सीपैरम लिगामेंट के द्वारा अब जो राइट लोब है ऑफ लिवर, ये तीन हिस्सों में बटा होता है। राइट लोब ऑफ लिवर इज डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री पार्ट्स। कौन कौन से? पहला, राइट लोब प्रॉपर, दूसरा क्वाड्रेट लोब, क्वाड्रेट लोब, और दूसरा कॉडेट लोब। ये वैसे ही मैंने जानकारी के लिए दे दिया है। अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे हैश लगा के लिख रहा हूं। देखो, माना ये लिवर का एक टुकड़ा है, इस लिवर के अंदर हेक्सागन सेल्स होती हैं ऐसे करके, तो ये लोब्यूल हो गए छोटे छोटे, और इनके चारों ओर जो टिश्यू होता है, जो कवरिंग सी होती है इनके चारों ओर, ये होता है ग्लिसन्स कैप्सूल। याद रहेगा, लिख रहा हूं, ईच लोब या ईच लिवर लोब इज फॉर्म्ड ऑफ हेक्सागोनल, हेक्सागोनल मतलब जो इसकी 6 साइड्स होती हैं, लोब्यूल, लोब से छोटा लोब्यूल, सराउंडेड बाई ए कनेक्टिव टिश्यू जिसका क्या नाम बताया मैंने अभी आपको, ग्लिसन्स कैप्सूल, GLISSON कैप्सूल। कैसे? माना ये लोब था, ये लिवर का लोब है, तो यहाँ पे ये हेक्सागन सेल्स है, ठीक है, ये हो गए हेपेटिक लोब्यूल। और ये जो सराउंडेड बाई हैं,
यहाँ पे चारों तरफ, ये ऐसे इनके चारों तरफ, ये ये सारा, ये हो गया ग्लिसंस कैप्सूल। अब ये जो हेपेटिक लोब है, लोब्यूल अंदर वाले, आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। अगला पॉइंट, जब आपने लिवर को स्टडी किया, ये लिवर का डायग्राम है आपके साथ, आपने इसमें लोब देखी, हेपेटिक लोब, ठीक है। तो हर चीज की अपनी एक स्ट्रक्चरल और बेसिक यूनिट होती है, ठीक है। ऐसे ही लिवर की भी कुछ ना कुछ रही होगी। जब लिवर की हम यूनिट के बारे में, बेसिक यूनिट या स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करते हैं, तो क्या छोटे छोटे से क्या टुकड़े हैं इसमें? लोब्यूल्स। यानी जो शीट होती है कनेक्टिव टिश्यू की, वो लिवर को थाउजेंड ऑफ स्मॉल यूनिट में डिवाइड कर देती है, जिसको लोब्यूल कहते हैं। और मैंने लोब्यूल यहां बनाए, इनको हेपेटिक लोब्यूल कहते हैं। ये लोब्यूल कैसा है? रफली हेक्सागोनल इन शेप, ठीक है। और लोब्यूल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिवर, और आसानी से हम इससे स्टडी कर लेते हैं। तो द हेपेटिक लोब्यूल, बात समझ में आ गई आपको? यस और नो? Yes. लोब्यूल, लोब्यूल लोब से छोटा, ठीक है, आर द थाउजेंड्स ऑफ है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। सारे के सारे काम इन्हीं दोनों से हो रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चरल भी हो गया और ये फंक्शनल भी हो गया। किडनी की कौन है आप जानते ही हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं ना। अब इनके अंदर जो लोब्यूल है, इनके अंदर क्या होता है? कंटेनिंग हेपेटिक सेल। इनके अंदर हेपेटिक सेल्स होती हैं। इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होती हैं? रेडिएटिंग कॉर्ड, ये नया शब्द आया, घूमती हुई कॉर्ड। अब हिपैटिक लैमिनी और हिपैटिक लैक्विनी, दो शब्द आ रहे हैं। इस कॉर्ड का क्या नाम होगा? कॉल्ड हिपैटिक लैमिनी, LAMINAE। ये जो सारी सेल्स हैं, एक रेडिएटिंग कॉर्ड की फॉर्म में है। हमने कहा हिपैटिक लैमिनी। हिपैटो मतलब आप जानते ही हैं, क्या बताया था? हेपेटिक का मतलब लिवर, ठीक है। तो हेपेटिक लैमिनी, और जो बीच में इनके में जो जगह आ जाती है, उसको हेपेटिक लैक्विनी, जो स्पेसेज आ जाता है, ठीक है बच्चों, ये शब्द याद रखोगे। तो यहां पे मैं नोट कर दे रहा हूं, हेपेटिक लैमिनी हैविंग स्पेसेस, जो इंटरसेलुलर जैसा स्पेस होता है,
जिसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड हेपेटिक लैक्यूनी। हेपेटिक लैक्यूनी, LACUNAE, ये दो नए शब्द है। The lacunae are the interconnected channels between the laminae. Okay. Is that clear? Laminae and lacunae. Lacunae जगह है बीच की कनेक्टेड वाली। इनके अच्छा, बिटवीन देम आगे तो कर दीजिए लाइन, तो आगे और क्लियर हो जाए। अब आती है हेपेटिक सेल का मेन फंक्शन क्या है। दो बाइल जो होता है, बाइल जूस जो होता है, बाइल जूस अब आप कहोगे गॉल ब्लैडर में ही निकलता होगा, उसमें रहता है, तो नहीं, हेपेटिक सेल सिक्रीट करती है। इस वाले पॉइंट पे फोकस रहना है। द बाइल जूस सिक्रीटेड बाय हेपेटिक सेल। कौन सिक्रीट करता है? हेपेटिक सेल। आर यू गेटिंग मी? एम आई ऑडिबल टू Yes, sir. ऑल? ओके। सिक्रीटेड बाय हेपेटिक सेल, बाइल जूस जब सिक्रीट होता है तो आगे चल दिया, पास थ्रू हेपेटिक डक्ट। डक्ट एक वेसल है, उसमें से होता हुआ कहां पे पहुंचा? गॉल ब्लैडर में, एंड इज स्टोर्ड। पीएमटी में क्वेश्चन आ जाता है कितना स्टोर होता है, तो मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं 60 ml, बस इतनी इतनी ही कैपेसिटी होती है, और वहीं पे ये गाढ़ा होता है थोड़ा, एंड कंसंट्रेटेड। बताओ मैं कौन सी जगह की बात कर रहा हूं? इन ए थिन मस्कुलर सैक, थिन मस्कुलर सैक कॉल्ड, बहुत नाम सुना होगा आपने, गॉल ब्लैडर। इसी में स्टोन भी हो जाती है। अब गॉल ब्लैडर की जानकारी दे देते हैं यहीं पे, एक और टॉपिक खत्म हो जाएगा। गॉल ब्लैडर इज, कैसा होता है? पियर शेप। लोकेशन भी पता हमें होनी चाहिए किधर होता है, तो प्रेजेंट ऑन लोअर सरफेस, साइड भी पता होनी चाहिए, ऑफ राइट लिवर लोब। एक्चुअल पोजीशन आ गई, लोअर सरफेस, पियर शेप, राइट लिवर लोब के पास। अब यहां से बाइल जूस निकलेगा, आगे चल देगा, तो बाइल को ड्रेन्ड फ्रॉम द लिवर बाय द बाइल डक्ट। तो बाइल इज ड्रेन्ड, ड्रेन मतलब समझ गए, निकालना, फ्रॉम द लिवर बाय ए बाइल डक्ट। इस बाइल डक्ट का एक साइंटिफिक नाम भी,
कोई बता सकता है इसका नाम क्या है? बाइल डक्ट का साइंटिफिक नेम क्या कहते हैं? डक्टस कॉलीडोकस। मैं दूसरा नाम यहां पे लिख रहा हूं, डक्टस, DUCTUS, कॉली, CHOLE, DOCHUS। इसी को हम कॉमन बाइल डक्ट भी कहते हैं। ये ट्रांसपोर्ट करती है बाइल का। विच इज फॉर्म्ड बाय द, कैसे बनी? ये भी पता लगना चाहिए ना साथ के साथ। कल डायग्राम में सारा बताया था ना। विच इज फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग ऑफ ए, आपस में कौन कौन सी डक्ट मिलती हैं, तो मैं वो उनके नाम लिख रहा हूं, ढंग से याद रहने चाहिए। ऑफ ए सिस्टिक डक्ट, पहली डक्ट सिस्टिक, ये कहां से निकलती है? फ्रॉम गॉल ब्लैडर। कल की सारी डक्ट का डायग्राम आपको क्लियर होगा। एंड फॉर्म द कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट कहां से आ रही है वो? फ्रॉम द डिफरेंट लिवर लोब। वहां से निकल निकल के आ रही है। मैं भी डायग्राम में शो कर रहा हूं, ये देखो, ये ढेर सारी नजर आ रही है। एक एक डक्ट ये रही, एक डक्ट ये रही, ये सारी आके, और इसकी ये सिस्टिक डक्ट वाली बात ये रही, ये सिस्टिक डक्ट बनी, और ये कॉमन बाइल डक्ट आ गई, ये सब मिलके इकट्ठी एक तरफ जाएगी। ठीक है, इज देयर एनी डाउट? डायग्राम इज क्लियर ना? Yes, sir. तो कॉमन, सॉरी, डिफरेंट लेबर लोब से निकल रही है। फिर क्या होता है, अगला पॉइंट पे जरा फोकस करना है, क्योंकि जो डायग्राम मैंने बनाया है वही एक एक चीज में लिख रहा हूं। जस्ट नियर द ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, नियर द ड्यूडेनम, द बाइल डक्ट एंड पेनक्रियाटिक डक्ट दोनों आ गई। देखो, ये ड्यूडेनम वाला हिस्सा आ गया, ऊपर से बाइल डक्ट आ रही है, और इधर हरा वाला जो है इसमें से पैनक्रियाटिक डक्ट आ रही है। ये दोनों आके यहाँ पे मिले। द बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट टू फॉर्म, क्या बना देंगी? दोनों को मिला दिया जाए तो हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो मतलब लिवर, पैनक्रियाज से पैनक्रियाज हो गया। विच स्वेल, थोड़ा सा फूल जाता है उसका हिस्सा, स्वेल्स, टू फॉर्म, और क्या बनाते हैं? एम्पुला ऑफ वेटर। एम्पुला ऑफ वेटर, जो स्वेलिंग नजर आती है उसे कहते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। कल मैंने डायग्राम में वो बनाया था, अगर आपको याद हो तो दोबारा दिखा देता हूं। ये रहा एम्पुला ऑफ वेटर, यहाँ पे फूला हुआ हिस्सा,
एम्पुला ऑफ वेटर क्या है? इट इज ए स्मॉल ओपनिंग दैट एंटर्स इनटू द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। एम्पुला ऑफ वेटर घुसा करता है। एम्पुला ऑफ वेटर इज द स्पॉट वेयर द पैनक्रियाटिक एंड बाइल डक्ट रिलीज देयर सिक्रीशन। यही वो जगह है जहां पर दोनों सिक्रीट करेंगे। बात समझ में आ गई? यही वो स्पॉट है एम्पुला ऑफ वेटर जहां पे ये बाइल डक्ट और ये पैनक्रियाटिक डक्ट, ये दोनों के दोनों डक्ट अपने सिक्रीशंस को रिलीज किया करते हैं। ठीक है? एम्पुला ऑफ Yes, वेटर sir. यही वो जगह है जहां स्मॉल इंटेस्टाइन से मुलाकात करती हैं ये डक्ट। थोड़ा सा फूला हुआ सा हिस्सा। तो ये वाली बात हमको ऐड करनी पड़ेगी, जस्ट बिफोर ओपनिंग इनटू डेडेनम। ओपनिंग इनटू ड्योडेनम। ड्योडेनम में घुसने से पहले जहां पर इनकी मुलाकात हो रही है उस जगह का नाम एम्पुला ऑफ वेटर है। अब इस एम्पुला का एक दरवाजा भी है। उस दरवाजे का नाम स्फिंक्टर ऑफ वो है, ऑडी। मैं यहां उस वाले पॉइंट को नोट कर रहा हूं, स्फिंक्टर ऑफ बॉडी। कल वो वाला भी आ गया था। तो द ओपनिंग ऑफ हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, ओपनिंग ऑफ हेपेटो, हेपेटो मतलब लिवर, पैनक्रियाटिक मतलब पैनक्रियास से निकलने वाली डक्ट, ये दोनों को मिलके हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट इज गार्डेड बाई ए स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। पीएमटी में अनगिनत बार पूछा गया है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। ठीक है? जहां भी स्फिंक्टर याद आ जाए, जहां भी ये स्फिंक्टर शब्द आ जाए, तो आप समझ जाइए कि किसी मसल का दरवाजे का नाम लिया जा रहा है। ठीक है? तो द स्फिंक्टर ऑफ ऑडी रेफर्स टू द स्मूथ मसल। ये ध्यान रखना, इस स्फिंक्टर की मसल स्मूथ मसल होगी, दैट सराउंड्स द एंड पोर्शन ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट, जो कॉमन आ रही है, इनके हिस्से को सराउंड करता है। अब ये मसल क्या करती है? स्फिंक्टर क्या करता है? दिस मसल रिलैक्सेस ड्यूरिंग अ मील टू अलाउ बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस टू फ्लो इनटू द इंटेस्टाइन। जब हम खाना खाते हैं, तो मैं ये वाली बात नोट कर दे रहा हूं, रिलैक्सेस ड्यूरिंग मील, खाना खाते समय ये खुलता है। जिससे क्या फायदा होगा? टू अलाउ कर देता है बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस कि इंटेस्टाइन में आ जाए। इज दैट क्लियर? Yes, एम आई sir. ऑडिबल? ओके। फ्लो इनटू इंटेस्टाइन। अगर ये नहीं करेगा तो इंटेस्टाइन में ये कुछ भी नहीं आएगा, फिर फायदा क्या होगा? इसलिए ये स्फिंक्टर वहां पे काम करता है। अब बेटे, डेली कितना जूस निकलता हो, बाइल जूस डेली कितना निकलता हो, ये वाला स्टार पॉइंट है। और आपके अंदाजे से कितना होता होगा डेली, डेली सिक्रीशन ऑफ बाइल? 2 लीटर। डेली सिक्रीशन ऑफ बाइल इज अबाउट 600 से 1200 ml। लेकिन गॉल ब्लैडर में कितना आ सकता है? बस 60 ml।
शुरू में ही लिखवा दिया था। खास बात, हमेशा याद रखने की बात जो आपको कभी नहीं भूलनी है कि ये जो बाइल जूस होता है इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, यानी ये नॉन एंजाइमेटिक होता है। पूछ लिया नहीं तो आपसे अगर डायरेक्ट पूछा जाए उसमें कौन से एंजाइम होते हैं तो 5-6 एंजाइम के नाम बिना मतलब के बता दोगे, जो कि नहीं बताना है। तो बाइल जूस इज नॉन एंजाइमेटिक डाइजेस्टिव जूस। ये डाइजेस्टिव जूस है, ये मौसमी और करेले के जूस नहीं है कि बाजार से जाएं और पी जाएं। ठीक है। एक और मैं पॉइंट आपकी जानकारी के यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि गॉल ब्लैडर किस किस में नहीं पाया जाता। ठीक है, ये वाली बात भी आपको याद रखनी है कि गॉल ब्लैडर इज एब्सेंट इन, जिन जिन एनिमल्स में नहीं पाया जाता, रेट, बर्ड्स, चिड़ियाओं को कोई जरूरत नहीं इसलिए वो फैट नहीं, व्हेल, यहां तक कि घोड़े में भी नहीं पाया जाता। ये कुछ ही के नाम लिखे हैं, ऐसे अगर 2-4 आप और भी ढूंढ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने नोट करने के लिए आप कितने भी लिख लें। ठीक है, अब हम लिवर के फंक्शंस पर आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या हुआ हमारा, फंक्शन ऑफ लिवर। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फंक्शन ऑफ लिवर। ये फंक्शन ऑफ लिवर एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं। मैंने ज्यादा इसमें कर दिए हैं, इतने ज्यादा की जरूरत आपको नहीं थी, लेकिन सारे पता होने चाहिए क्योंकि ये जो हमारा लेवर है मल्टीपर्पज है। लेवर हमारा मल्टीपर्पज है, बहुत सारे काम करता है। आज आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा ये वाला काम भी लेवर कर रहा है। तो लेवर इज मल्टीपर्पज एंड लार्जेस्ट ग्लैंड। कितनी बड़ी ग्लैंड है, नहीं तो ग्लैंड्स तो जरा जरा सी होती हैं। ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, किसकी, ह्यूमन की। औरों की मुझे क्या मतलब बताने की। ठीक है, तो इट कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। हमारा जो मेटाबॉलिज्म है ये उसको कंट्रोल करता है, लिवर का हमेशा ध्यान रखो। और एक दो तरीके से नहीं, हर तरीके से मेटाबॉलिज्म की मदद करता है, इन नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज। तो पता भी होने चाहिए कैसे कैसे करता है। सबसे पहला हिपेटोसाइट की मैं बात लूंगा, कम से कम मैं 10-12 फंक्शन आपको कराने वाला हूं। हिपेटोसाइट क्या होता है, हिपेटो मतलब लिवर और साइट मतलब सेल। तो लिवर की जो सेल है उन्हें हेपेटोसाइट कहेंगे, यस और नो। हेपेटोसाइट ऑफ लिवर, हर्ष आर यू देयर, secrete a नॉन एंजाइमेटिक, क्या होता है नॉन, नॉन एंजाइमेटिक, क्या बताया था, बाइल जूस। डाइजेस्टिव जूस। हाँ जी, डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल। पहला पॉइंट। फिर ये बाइल क्या करता है, बाइल तो बहुत सारे काम करता है। बाइल हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड बाय प्रोवाइडिंग एल्कलाइन मीडियम, क्योंकि जब स्टमक में है तो कैसा मीडियम है, स्टमक में कैसा मीडियम है, एसिडिक। तो बाइल हेल्प्स इन डाइजेशन, कैसे, बाय प्रोवाइडिंग, क्योंकि बहुत से ऐसे एंजाइम हैं जो कि अल्कलाइन मीडियम में काम करेंगे, बाय प्रोवाइडिंग एन एल्कलाइन मीडियम, यानी बेसिक मीडियम। और बाइल ऐड कहां पे हो रहा है, इंटेस्टाइन में, तो वहीं पे से बेसिक मीडियम शुरू हो जाता है।
स्टमक में क्या था, HCl। तो ये लगभग 8.0 pH कर देता है। साथ में एक और मदद करता है, एंड इमल्सिफाइज। इमल्सिफाइज जैसे साबुन से कपड़े धोते हैं तो मैल निकलता है, उसे इमल्सिफिकेशन का ही एक टाइप है। इमल्सिफाइज द फैट, वो मैल में आपकी फैट भी ऐड हो रही होती है, चिकनाई के दाग भी हो रहे होते हैं। फैट्स फॉर द प्रॉपर यूज, नहीं तो फैट बिल्कुल साबुत रहेगी अगर उसकी इमल्सिफिकेशन नहीं होगा तो, और बंदे को प्रॉब्लम होगी। तो ये बाइल का काम हो गया, पहला पॉइंट। इज दैट क्लियर? अब इसके अंदर कुछ क्रिप्ट्स होते हैं। चलिए, लेवर का तो पहला पॉइंट हो गया, यहां तक समझ में आ गया आपको, कोई बात नहीं है, वो वाली बात छोड़ते हैं। दूसरा पॉइंट लीजिए पहले, दूसरा पॉइंट दूसरे कलर से, ताकि आपको आसान रहे। इट रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल। जो आपकी शुगर लेवल है, अगर लेवर सही है तो वो भी सही है। कैसे? शुगर का इससे क्या मतलब? द ब्लड शुगर लेवल, क्योंकि इसमें जो प्रोसेस होता है ग्लाइकोजेनेसिस, इसके अंदर ये प्रोसेस हुआ करता है। ईदर वाई, और भी दूसरा प्रोसेस होता है, उन्हीं प्रोसेस के द्वारा ये कंट्रोल कर रहा है। मैं भी आपको बताने जा रहा हूं कि ब्लड शुगर को कैसे कंट्रोल कर रहा है। तो ईदर वाई प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस, GLYCOGENESIS, ग्लाइकोजेनेसिस। ज्यादा ग्लूकोज इकट्ठा हो जाए तो ये ग्लाइकोजन में बदल देता है। मैं यहां लिख दे रहा हूं, कन्वर्जन, यानी अगर आप ज्यादा ग्लूकोज खा लेते हो तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है, ऑफ एक्सेस ऑफ, हम लिखिए कन्वर्जन ऑफ एक्स्ट्रा ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। आप 4-6 गिलास पी जाओ, ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा, ये उसको तुरंत ग्लाइकोजन में बदल के स्टोर कर देगा कि जरूरत आने पे फिर काम हो जाना। और अगला प्रोसेस बाय ग्लाइकोजिनोलाइसिस, GLYCOGENO, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब क्या है, आपके अंदर जो आपने ग्लूकोज ज्यादा लिया था वो इकट्ठा हो गया, किसकी फॉर्म में? ग्लाइकोजन की में। अब आप कुछ नहीं खा रहे हो तो आपको ग्लूकोज चाहिए, तो फिर ग्लाइकोजन टूटेगा। लाइसिस मतलब टूटना, ग्लाइकोजिनो मतलब ग्लाइकोजन, यानी दोबारा से ग्लूकोज बना देगा। तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, इज दैट क्लियर? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, into what? Into glucose. Am I audible to all? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. कंसेप्ट इज क्लियर ना, कि कब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन और कब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज हमारे शरीर में बनता रहता है। इस वाली बात को ध्यान रखना। माना आपने थोड़ा ज्यादा खाना खा लिया, लिवर को पता है कि ज्यादा खाना नुकसानदायक होता है, आपके अंदर ज्यादा ग्लूकोज बन गया, तो लिवर अपना प्रोसेस शुरू कर देगा। उस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोजीनोसिस। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस से क्या होगा? ग्लाइकोजेनेसिस हो रही है, यानी आपके अंदर ग्लाइकोजन बन रहा है। ग्लाइकोजन क्यों बन रहा है? क्योंकि ज्यादा ग्लूकोज रहेगा बॉडी में तो वो नुकसानदायक होगा, शुगर हो गई, तो उसको मेंटेन करना है। तो उसने ग्लाइकोजन को स्टोर कर लिया जरूरत पड़ पे देने के लिए। अब आपने 2 दिन का व्रत रख लिया, कुछ खाया नहीं, आपके अंदर ऑलरेडी ग्लाइकोजन स्टोर्ड है, तो वो प्रोसेस को रिवर्स कर देगा और उसका नाम होगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लाइसिस का मतलब तोड़ना।
जब ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा तो ग्लाइकोजन टूटेगा और बैक टू फॉर्म द ग्लूकोज। अब एक और बड़ा अच्छा ये प्रोसेस करता है, क्या? ये लाइपोजेनेसिस भी कंट्रोल करता है, यानी कन्वर्जन ऑफ एक्सेस ऑफ ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड इनटू फैट। ये कहीं पे हमारे लिए नुकसानदायक भी, ये वाली बात कि भाई अगर आप ज्यादा खा रहे हो तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि फैट, कुछ भी चीज हो, फैट बन जाएगी, अल्टीमेट प्रोडक्ट ग्लूकोज के बाद भी। कैसे? मैं लिख देता हूं। इट ऑल्सो कंट्रोल और भी चीज क्या करता है? लाइपोजेनेसिस, LIPO जेनेसिस। लाइपो मतलब, या लिपोजेनेसिस कहते हैं, फैट के लिए आया है। यानी इसमें क्या होगा? लिपिड्स बने, फैट्स बने, तो कन्वर्जन ऑफ एक्सेस ऑफ ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड। अगर आपने ज्यादा ग्लूकोज ले लिया तो पहले ग्लाइकोजन बनेगा, ग्लाइकोजन के बाद फैट बना देगा। अगर आपने ज्यादा प्रोटीन खा ली, भैया हम तो प्रोटीन डाइट लेते हैं, हमें तो फैट नहीं आ सकती। प्रोटीन में क्या होता है? अमीनो एसिड होते हैं, और लास्ट में वो भी किस में बदल जाएंगे? फैट में बदल जाएंगे। ठीक है, मैं अब आपको चौथा पॉइंट और बताने जा रहा हूं। इज दैट क्लियर ना? यस सर। तो ये ध्यान रखना कि हम ग्लूकोज खा रहे हैं तो फैटी नहीं होंगे। और ये जो फैट कहां पे जाएगी, ये वाली बात भी है भाई। फैट्स आर स्टोर्ड इन लिवर सेल। फैट्स आर स्टोर्ड इन लिवर सेल। ये वहां पे जाके इकट्ठी हो जाएगी। अब क्या होता है, माना, देखो अच्छा काम बता रहा हूं, बड़ा अच्छा काम है लिवर का, आपकी बहुत मदद कर रहा है। कैसे मदद कर रहा है? सपोज करिए लिवर में बहुत ज्यादा हार्मफुल अमीनो एसिड अगर इकट्ठे हो रहे हैं, आसपास हो रहे हैं, तो वो इनको कम हार्मफुल चीजों में बदल देता है। NH3 तो थोड़ी सी कम है, लेकिन है जहरीली, ये ध्यान रखना। वो भी सही नहीं है, उसका बदलना भी। डिटॉक्सिफिकेशन। हाँ, ला रहा हूं मैं आपके सामने। तो जो लिवर है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा है। आप डॉक्टर बनने वाले हो, आपको ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए, क्योंकि जो भी डॉक्टर के पास मरीज आता है, सबसे पहला फंडा उसका लिवर पे ही फोकस होता है कि भैया लिव 52 लो। ठीक है, तो लिवर का मैटर सबसे पहले होता है। एक्सेस ऑफ हार्मफुल अमीनो एसिड, वो चाहता है कि ये प्रोटीन ना बना ले। अगर जहरीले खतरनाक अमीनो एसिड ने प्रोटीन बना ली, अमीनो एसिड ने बना ली, तो वो प्रोटीन को डैमेज नहीं कर पाएगा, तो वो इसको पहले ही ब्लड में से ले लेता है, इन हार्मफुल वालों को ऑफ ब्लड, किसमें बदल देता है? इनटू, वो भी टॉक्सिक है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, टॉक्सिक NH3। अमोनिया कोई ऐसा तो है नहीं कि नॉन टॉक्सिक होती है। बाय द प्रोसेस ऑफ डीएमिनेशन, डीएमिनेशन, अमीनो एसिड तोड़ना, ये डीएमिनेशन कहलाता है। यानी मैं यहां पे साफ साफ लिख दे रहा हूं, आपको रिएक्शन से ये याद रहेगा
harmful toxic amino acid converted into toxic NH3। अब आप कहोगे ये भी तो टॉक्सिक है, कौन सा हम पे एहसान कर दिया। क्या एहसान कर दिया भाई? अब इसको अमोनिया को निकाल दे, जो लिवर सेल में जब ये NH3 जाती है तो ये कंबाइन करती है CO2 से और तब यूरिया बना देती है। बात समझ में आ गई? यानी इन लिवर सेल, देखो लिवर का कितना इंपॉर्टेंट काम है ये वाला। ये जो टॉक्सिक NH3 है ये वहां पहुंचेगी और कन्वर्ट हो जाएगी किस चीज में? पहले कन्वर्ट करने से पहले इसको कंबाइंड कर दो। किसके संग कंबाइंड होगी? कंबाइंड विद CO2 टू फॉर्म, अभी भी टॉक्सिक बनेगा लेकिन वो लेस टॉक्सिक होगा, लेस टॉक्सिक यूरिया। ये यूरिया बन गया। और इस प्रोसेस का नाम क्या था? बाय द प्रोसेस ऑफ, जो बच्चा भी बोल रहा था, क्या बोला था बच्चे आपने? डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन। इस तरह से डिटॉक्सिफिकेशन होता है। तो लिवर ये सारा काम कर रहा होता है। सर एक क्वेश्चन था मेरा। अभी नहीं, अभी आप चैट बॉक्स में लिखना, ठीक है। अभी देखिए, अब लिवर चेंजेस और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ये पंगा करता है। लिवर पंगा क्या करता है? आपका फायदा करता है। आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 ईयर होता है, यस और नो? 6 पॉइंट आ गया आपका। तो जब वो मर जाती है तो क्या करे? उसका हीमोग्लोबिन तो बचा, हीमोग्लोबिन तो लोहा होता है, तो लिवर चेंजेस हीमोग्लोबिन, इसको भी बदल देता है। किस चीज का ये? ऑफ डेड, जो मर चुकी थी आरबीसी, वो भी इसी के पास भेज दिया जाता है। रेड ब्लड सेल्स जो भी है, किस में बदल देता है? इनटू बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट, क्या नाम है उन बाइल पिगमेंट का? वो नाम जरूर याद रखना। वाइली बर्डिन, लाइक वाइली वर्डिन एंड वाइली रूबिन। वाइली, बाइली रूबिन। इन वाइल पिगमेंट्स की वजह से आपका जो फीकल मैटर है, जो आपकी पॉटी है, उसका कलर बनता है अलग अलग तरह का, विच आर सिस्टिक। ये मैं काट देता हूं। वाइलीरूबिन, बिलीवर्डिन आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये बिलीरुबिन वाइलीवर्डिन कहाँ जाए? इसे बाहर निकाल दिया जाए। किसके थ्रू? फीसिस के थ्रू। फीसिस क्या होता है? पॉटी जो आप करके आते हो। कभी आपके पेट में कोई खराबी हो जाए तो डॉक्टर पूछता है पॉटी आई थी, लूज आई थी, टाइट आई थी? हाँ जी ऐसी आई थी। कलर कैसा था? आपने कलर बता दिया, डार्क ब्राउन है, येलो है, या कैसा भी है। उस कलर से वो पहचान जाता है कि बाइल का कौन सा पिगमेंट उसमें ज्यादा है। आरबीसी टूट रही है तो कौन सा वाला जिससा ज्यादा आ रहा है, उससे अंदाजा लगा लेता है बीमारी का। तो विचार इजेस्टेड आउट, किसके साथ? along with feces, FAECES। इसको स्टूल भी कहते हैं। सो इससे क्या सिद्ध होता है? कि लिवर जो है एक्सक्रीशन में भी हेल्प कर रहा है, आल्सो हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। नहीं तो ये इन्हें पास आउट कैसे कर पाता? ठीक है, बहुत मेन पॉइंट था और आपने ढंग से लिखा, ये अच्छी बात है। इसके अलावा
ये एंटी कोएगुलेंट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स में हमारा ब्लड क्लॉट नहीं करता। तो इट प्रोड्यूसेस एन एंटी कोएगुलेंट। एंटी मतलब खिलाफ, कोएगुलेंट, एगुलेंट का मतलब क्लॉटिंग से है, कॉल्ड, जिसका नाम है हेपेरिन। ये भी ब्लड बना रहा है। नहीं तो ब्लड कहीं पे भी क्लॉट हो गया बॉडी के अंदर तो बड़ी समस्या क्रिएट कर देगा, समझे। इसके अलावा इसके अंदर दो प्रोटीन और बनती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ब्लड की जो क्लॉटिंग होती, कहीं पे कट लग जाए, कट लगने के बाद ब्लड निकले और ब्लड क्लॉट होने लगता है, तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है। तो इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस, यही उन प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, दो प्रोटीन है, टू प्रोटीन्स, कौन कौन सी, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन। ये मैं सारा जब ब्लड वाला हिस्सा पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा। और दूसरी फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिनोजिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों प्रोटीन, विच हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, विच हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। नहीं तो ब्लड बहता ही रहेगा। यानी बॉडी के अंदर तो क्लॉटिंग से रोकता है और बॉडी के बाहर क्लॉटिंग को प्रमोट करता है। कमाल कर दिया इसने भी, समझे। और ये क्या करता है कि पुरानी जो आरबीसी होती है उनको मार देता है, और एम्ब्रियो जो होता है, जो बच्चा होता है, उसके अंदर नई आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। तो इट एक्ट्स एज, ये नया शब्द आ रहा है, एरिथ्रोपोइटिक, ERYTHROPOITIC, एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन। एरिथ्रोपोइटिक का मतलब है आरबीसी फॉर्मेशन करना इन एम्ब्रियो, जब आप एम्ब्रियो स्टेज में होते हैं। ये कब होगा, इसका मतलब क्या हुआ, फॉर्म्स अवर आरबीसी, ये हमारी आरबीसी बना भी रहा है। और दूसरी बात, हीमोलाइटिक भी है। लाइटिक मतलब तोड़ने वाला, खाली पोइटिक नहीं है, लाइटिक भी है। इट ऑल्सो एक्ट्स एज हीमोलाइटिक ऑर्गन, HEMO लाइटिक। जहां पर भी लाइटिक या लाइसिस शब्द आए, आप तोड़ने वाला समझ लेना ऑर्गन। इसका मतलब क्या हुआ, ब्रेक ओल्ड आरबीसी, पुरानी जो 120 डेज की हो गई हैं उनको मार देता है, और मार के आरबीसी में से क्या निकाल लेता है, हीमोग्लोबिन। और उसका क्या बना देता है, अभी बताया था आपको, बाइल पिगमेंट बना देता है। ब्लड में एक स्पेशल सेल होती है जिन्हें कहते हैं कफर सेल, KUPFFER सेल्स। अब क्या होता है, आप दिन भर में बहुत सी चीजें आपके पेट में पहुंच जाती, बहुत सारे बैक्टीरिया भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो फिर क्या करें, जो कपर सेल्स हैं, कफर सेल्स इसी के अंदर पाई जाती हैं। रेड ब्लड सेल को तो तोड़ने में मदद ये करती हैं, साथ में फैगोसिटिक होती हैं। फैगोसिटिक समझते हो ना, दूसरों को खा जाने वाली। तो विच ईट अप डेड बैक्टीरिया एटसेट्रा। तो कफर सेल्स ऑफ लिवर क्या करेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये भी, एक्ट्स एज फैगोसाइट। फैगो मतलब दूसरे को खा जाने वाली, साइट मतलब सेल।
कफर सेल, समझ में आ गया? तो कफर सेल लिवर के अंदर है, क्रिटिकल रोल होता है लिवर के फंक्शन को मेंटेन करने में, ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ये बचाती है। मैं यहाँ पे ये वाली बात ऐड कर रहा हूं, विच ईट अप, खा जाती है क्या? डेड बैक्टीरिया, नहीं तो वहीं पे पड़े रहें, यानी हमारी इम्यूनिटी भी बना रही है। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट लिवर। लिवर ने बहुत सारे काम किए। कल हम अगला टॉपिक लेंगे जिसका नाम पैनक्रियाज होगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी इश्यू आ रहा है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए, आपको उसके जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा जो आप कह रहे